जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाने वाले हैं मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का एक जो महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3 मौलिक अधिकार, उसको हम पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। शुरुआत। तो दोस्तों मौलिक अधिकार सर्वप्रथम कहाँ आया, किस प्रकार से आया, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, उसको हम पूरा एक बार में देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत में इसका शुरुआत तो 1215 में ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वारा एक मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र दिया गया, जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रिटेन में नागरिकता का जो मौलिक अधिकार था वो प्रदान किया गया। और फ्रांस में 1789 में लुई 14वें, फ्रांस में लुई 16वें को जनता द्वारा फांसी। सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और फ्रांस में 1789 में एक बहुत बड़ा जो राजा हुआ करते थे लुई 16वां, उनको जनता द्वारा मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण उनको फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार वहां पे भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। और इसके बाद अमेरिका में भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। और इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई, इसके बाद फ्रांस में, फिर अमेरिका में, फिर हमारे भारत में जब संविधान निर्माण कर्ताओं ने संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात विषय थी वो थी कि मौलिक अधिकार जनता को प्रदान किए जाए। तो जनता शिक्षित एवं अशिक्षित थी, तो उसने अपने मौलिक अधिकारों का पता ही नहीं था। अमेरिका में तो ये है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यान दे के बनाया कि किस प्रकार के भारत की जनता अशिक्षित है, वो अपने मौलिक अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। राज्य जो है अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा दिया गया, राज्य द्वारा उनपे बहुत से जातियां हो जाएंगी, इस प्रकार से बनाया गया। तो दोस्तों देखते हैं, इसकी शुरुआत तो हो गई। इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 देखते हैं। इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। और जो विधायिका, अगर विधायिक शक्तियां कोई विधायिका विधि का निर्माण करती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार राज्य और व्यक्ति दोनों के साथ ये नागरिकता जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे रक्षा करता है। तो इसमें अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि संघ के कार्यपालिका क्या विधायिका राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल, स्थानीय निकाय
स्थानीय निकाय, और जो आदेश अधिनियम पारित कर सकता है, जो जिसको शक्ति है कि वो अधिनियम पारित कर सकता है, उप नियम बना सकता है, तो वो भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के ही अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये राज्य के संदर्भ में दिया गया है कि अनुच्छेद 12 में कहता है कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा कि जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 13 हम देख दोस्तों, हम अनुच्छेद 13 देखेंगे। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि जो विधि का निर्माण या विधि का संरक्षण माना जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक। दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करता है और न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, तो वो जितने जहां तक वो कम करते हैं वहां तक वह शून्य घोषित करवाती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। अनुच्छेद 13(1) में स्वतंत्रता पूर्व नियम बनाए गए थे, जो जैसे स्वतंत्रता के पूर्व जो नियम बनाए गए थे, जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ये सब जो नियम बनाए गए थे जो स्वतंत्रता के पहले से चले आ रहे हैं। तो जब संविधान लागू हुआ तो क्या वो संविधान के लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या नहीं? तो इसको देखने के लिए जितने भी नियम कानून थे उस पर विचार किया गया, तो पाया गया कि कुछ नियम ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को कम करने वाले नियम को वहां तक आच्छादन के नियम के द्वारा वहां जितने भी असंगतियां थी उतना ही आच्छादित कर दिया गया, मतलब वहां तक निकाल दिया गया। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 1 था वो स्वतंत्रता पूर्व जो नियम बनाए गए थे उनका आच्छादन करने का नियम है, और अनुच्छेद 13(2) जो है वो स्वतंत्रता के बाद यदि कोई भी जैसे विधायिका कोई नियम बनाती है, ठीक, तो कोई नियम बनाती है तो वो मौलिक अधिकारों का वो अतिक्रमण नहीं कर सकती। तो अगर जितना अतिक्रमण करेगी तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से ये देखेगा या निर्णय करेगा कि कहाँ तक मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वहां तक आच्छादन के नियम के द्वारा उसमें प्रतिबंधन लगा देगी और यह मूलभूत ढांचे को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। अब मूलभूत ढांचा आप पूछोगे ये क्या होता है, तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक वाद आया था। इसमें कहा गया था क्या संविधान जो संसद है मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या विधायिका कोई ऐसा नियम बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को कम करे? तो उसमें कहा गया 13 सुप्रीम कोर्ट के जज की 13 पीठ थी, वो बताई कि नहीं, आप संविधान में संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत ढांचा था उसको आप कम नहीं कर सकते। मूलभूत ढांचा निर्धारित कौन करेगा? तो मूलभूत ढांचा संविधान में यह वर्णित तो नहीं है कि मूलभूत ढांचा क्या है, लेकिन समय समय पे इसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता रहता है कि कौन मूलभूत ढांचा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13(2) ये स्वतंत्रता बाद के नियम जो बनाए गए थे उसके लिए नियम आया था। तो इसके बाद अब हम देखेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, संविधान के प्रारंभ में तो मौलिक अधिकार जितने भी थे मतलब वो 7 थे, ठीक, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूलभूत जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसकी श्रेणी में निकाल के विधिक अधिकार यानी 300 क में डाल दिया गया। तो दोस्तों देखते हैं
कितने कितने से अनुच्छेद तक कौन कौन से महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं। तो पहला हो गया समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो गया 19 से 22। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा दोस्तों शोषण के जो विरुद्ध अधिकार था वो 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब पांचवा जो अधिकार है, छठवां अधिकार जो है वो संवैधानिक ये अनुच्छेद 26-27, ये अनुच्छेद हो गया 29-30। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कितने 6 प्रकार के स्वतंत्र जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 प्रकार के। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 26-27 अनुच्छेद में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में दिया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक अधिकारों का उपचारों का अधिकार कहा जाता है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो दोस्तों इसको हम अगर एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से अधिकार कौन कौन देखते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समक्ष समान संरक्षण। दोस्तों विधियों के समक्ष समता एवं विधियों के समक्ष समान संरक्षण। विधियों के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों जो भी विधि के समक्ष समता यानी सब विधि जितने भी नियम कानून भारत में बनाए गए हैं उनके अनुसार सभी लोग समान रूप से समान है एवं कोई ऊंचा नीचा नहीं है, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अगर कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है तो उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा, अगर कोई नीची जात का है तो उसके साथ विभेदात्मक व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों जो विधि के समान समता है वो समान इक्वलिटी की बात करता है कि सभी लोग विधि यानी नियम कानून के साथ बराबर हैं। यानी जैसे अब
आप विशेषाधिकार उपाधि कोई आपके पास है तो आप विशेषाधिकार है, अगर आप हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं। भारत देश में यही तो अपनी खासियत है कि कोई यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं है, सब लोग समान रूप से बराबर हैं। और विधियों के समान संरक्षण समक्ष संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सब विधि जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे उनको नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे अब आप ट्रेन में अगर चढ़ेंगे तो सभी लोग को समान टिकट लगेगा, ये तो अलग की बात है कि जैसे स्लीपर एसी जनरल डिब्बा है तो श्रेणियां बांटी गई है। लेकिन आप अगर जनरल डिब्बे में जा रहे हैं तो सभी लोग अगर आप देखेंगे तो समान टिकट लेके चढ़ते हैं। ये तो नहीं है कि कोई विशेषाधिकार व्यक्ति है तो विशेष टिकट लेके चढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों विधियों के समान संरक्षण का अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका नियम यह कहता है कि जो भी नियम कानून है उस इसके अनुसार सब बराबर है। और अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में कहता है कि किसी व्यक्ति को जाति वंश जन्म आधार लिंग के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। अन्य प्रकार से आप कर सकते हैं जैसे भाषाई आधार पे या निवास अन्य आधार पे कर सकते हैं, लेकिन जन्म स्थान लिंग जाति लिंग स्थान जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते। वंश के आधार पर विभेद से निषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 15(1) में क्या कहता है कि किसी को लिंग जाति जन्म स्थान और वंश के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते कि अगर कोई किसी जन्म स्थान के आधार पे किसी को विभेद करे कि तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है तुम भारत के नागरिक नहीं हो, ऐसा कुछ कहे नहीं। वंश के आधार पे कि तुम इस वंश के हो तो अतः तुम भारत के मूल अधिकार में नहीं आते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके आधार पे विभेद को रोकता है। और अनुच्छेद 15(2) कहता है स्थान सार्वजनिक स्थान घाटों रेस्टोरेंट सड़क एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रम। इसमें कहा गया है आप सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों रेस्टोरेंट और स्नान घाट सड़क इत्यादि के आधार पे आप किसी को मना ही नहीं कर सकते कि आप अछूत जात के हैं तो आप इस घाट पे नहीं नहा सकते। पहले भारत में ऐसा होता था कि अछूतों का घाट अलग होता था, सवर्णों का घाट अलग होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान ये वर्णित करता है कि किसी भी व्यक्ति को आप श्रेणीगत नहीं कर सकते कि आप अन्य घाट पे नहाएं या अन्य इस होटल में ना खाएं या अन्य इस सड़क पे ना चले। तो इसमें सार्वजनिक स्थान है अन्य घाटों रेस्टोरेंट सड़क इत्यादि पे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों पे विभेद का जो प्रतिषेध किया गया है। और इसके बाद अब देखेंगे अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) इसमें स्त्रियों एवं बच्चों के संरक्षण की बात की गई है।
तो अनुच्छेद 15(3) में देखते हैं, इसमें स्त्रियों एवं बच्चों को विशेष जो संरक्षण दिया गया है कि ये शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तो इन्हें संरक्षण दिया जाए। तो ये अगर विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 15(3) में स्त्रियों एवं बच्चों को समान संरक्षण की बात की गई है। अब अनुच्छेद 15 हो गया। अनुच्छेद 16 देखते हैं। इसमें देखते हैं लोक नियोजन के आधार पर सब समान अधिकार रखते हैं। इसमें कहा गया है कि लोक अवसर, अगर सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो सभी लोग समान रूप से समान अधिकार रखते हैं उस पद पे जाने के लिए। तो अगर सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो लोगों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी सभी लोग को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा उस लोक नियोजन यानी उस वैकेंसी में स्थान भरने के लिए। और इसमें अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता अधिनियम 1900 दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत दिया गया है। इसमें कहा गया है आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ विभेदता का जो जैसे कोई दलित जात का है यानी नीची जात का है उसको साथ आप छुआछूत के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। इसके लिए एक अधिनियम आया था अस्पष्टता अधिनियम 1955। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी के साथ अस्पष्टता का भाव रखते हैं तो आपको 500 जुर्माना 6 माह की दंड का प्रावधान किया गया है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पष्टता नहीं कर सकते, अस्पष्टता नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हो गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, जैसे महामहिम या महान सम्राट या राजा साहब, नाना साहब इत्यादि, ये सब जो उपाधियां हैं इसको आप धारण नहीं कर सकते। हाँ, अगर शिक्षा के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में आप देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार से छूट दिया गया है, लेकिन वो उपाधि नहीं है, वो सम्मान दिया गया है। शिक्षा या सेना में सम्मान का पद दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, आप विदेशों से भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते या कोई सम्मान आप नहीं ले सकते जब तक आप राष्ट्रपति के जैसे कोई विदेशी बाहरी व्यक्ति है यानी विदेश का कोई व्यक्ति है भारत के किसी अवसर नियोजन के आधार पे यानी कहीं पे नौकरी अगर कर रहा है तो उसको अगर उपाधि या कोई जो सम्मान लेना होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्देश पे ही ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो इसमें शिक्षा और सेना जैसे आप देखते हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और जैसे व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब सम्मान अगर आप देखेंगे तो ये उपाधि नहीं है, ये बल्कि सम्मान है। किसी में आप सम्मान किसी को दे रहे हैं
तो ये सम्मान है, उपाधि नहीं है। हाँ, अगर वो उपाधि मतलब उस सम्मान का दुरुपयोग कर रहा है तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उसका जो सम्मान भी है वो भी छीना जा सकता है। तो ये उपाधियों का अंत था। अब इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19A अगर देखेंगे, अनुच्छेद 19 से हम लोग, तो इसमें 6 मूलभूत स्वतंत्रता दिया गया है। यहाँ पे 7 लिख दिया गया है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है इस समय। 6 मूलभूत स्वतंत्रता कौन है? पहला हो गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा हो गया ख यानी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ग संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद घ अबाध रूप से संचरण करने, आप भारत में कहीं भी किसी भी जगह आप घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। निवास करने का एवं बस जाने का अधिकार, कि आप भारत क्षेत्र के किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं, आपको कोई कहीं रोकेगा नहीं। इसके बाद संपत्ति का जो अधिक स्वतंत्रता था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका औचित्य नहीं है। ठीक। इसके बाद 6 वृत्त आजीविका कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप भारत देश में कहीं भी कोई भी कारोबार कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा। तो ये 6 मूलभूत स्वतंत्रता थे, देख लिए। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अब देखेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी स्वतंत्रता होगी। प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जाने का भी अधिकार स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब हम अपने किसी भी अपने विचारों को, अपनी जो मन की भड़ास है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। आप किसी को आप बोलने की स्वतंत्रता है, आपको तो बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी ना है कि आप किसी और को कुछ बोले या उसके मौलिक अधिकारों का आप हनन करें। नहीं, आप स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है। अब इसको देखेंगे, इसमें रोक कहां से लगाया गया है। तो 19(2) के तहत रोक लगाया गया है। किन किन दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 2 में रोक लगाया गया 19(2) के तहत कि आप भारत की एकता अखंडता को आप हानि नहीं कर सकते, आप ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, आप ऐसी भाषण नहीं दे सकते जिससे विदेशी हमारे जो राजनयिक संबंध है वो समाप्त हो जाए, या मानहानि आप नहीं कर सकते, या आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते कि आप न्यायालय के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन सब आधारों पे अनुच्छेद 2 के तहत रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 2 19(1) का के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब देख लिया गया। इसके बाद 19(2) के तहत रोक लगाया गया है। 19 ख सभा एवं सम्मेलन। दोस्तों 19(1) ख में कहा गया है आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं, आप अपने विचारों को या मन के किसी भी उत्पत्ति को, आप विचारों को संघ के माध्यम से आप संघ बना के बोल सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता होगी। लेकिन अनुच्छेद 19(3) के तहत इस पे निर्बंधन लगाया
गया है। किन की? भारत की संप्रभुता एवं लोक व्यवस्था। दोस्तों 19 ख में सभा एवं सम्मेलन, आप निरायुध मतलब बिना हथियार के आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 19 ख में आपको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन वहीं अनुच्छेद 19(3) के तहत निर्बंधन भी लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता, आप ऐसे कोई रैली नहीं निकाल सकते। लेकिन उसमें रैली का अधिकार है, हड़ताल एवं बंद का अधिकार नहीं है। आप हड़ताल और बंद नहीं कर सकते। और भारत की संप्रभुता, आप ऐसा कोई सम्मेलन नहीं कर सकते जिससे भारत की संप्रभुता समाप्त होती हो एवं लोक व्यवस्था भंग होती हो, तो आप ऐसे सम्मेलन नहीं कर सकते। इसके बाद अनुच्छेद संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है 19 में कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप संघ बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने जो विचारों को या भाषाओं को अपने दूर तक अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अनुच्छेद 19(4) के तहत निर्बंधन लगाया गया। तो 19(ग) में संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है। आप अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए आप संघ बना सकते हैं। लेकिन आप संघ उसी सीमा तक बनाएंगे जिससे भारत की संप्रभुता समाप्त न हो, यानी भारत को कोई किसी प्रकार से क्षति न पहुंचे। लोक व्यवस्था, आप ऐसे संघ बना लिए, आतंकवादी बन गए तो ससुरे आके सब यहाँ पे बम फोड़ेंगे, तो ऐसे संघ बनाने से क्या फायदा। तो इस प्रकार से आप लोक व्यवस्था के आधार पे आप प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। देश की एकता एवं अखंडता, आप ऐसे कोई संघ नहीं बना सकते जिससे देश की एकता और अखंडता समाप्त होती हो। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद 19(ग). अब 19(घ) संचरण की स्वतंत्रता। तो 19(घ) में दोस्तों कहा गया है कि आप भारत में आबाद रूप से कहीं भी आप घूम सकते हैं, आप टहल सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। तो दोस्तों संचरण रूप से संचरण की स्वतंत्रता है, या भारत में किसी राज्य क्षेत्र में यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, लेह लद्दाख, मनाली, ऊटी, आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन 19(5) के तहत साधारण जनता के हित में एवं SC/ST क्षेत्र जो संरक्षित किया गया है उसके आधार पर आपको रोक लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19(घ) अंग देखते हैं। निवास की स्वतंत्रता, आप भारत में किसी राज्य क्षेत्र में यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, लेह लद्दाख, ऊटी, मनाली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आप कहीं भी बस सकते